हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 2 में बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल, पर्सनल मॉडल, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, फिर स्पाइरल करिकुलम, फिर पियाजेट थियरी, वाइगोट्स्काई थियरी, ब्लूम्स डोमेन, सोलो टैक्सोनॉमी एंड एडे मॉडल एंड गैगन्स कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो मेन हमारा टॉपिक लर्निंग से रिलेटेड ही होगा आज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्लास 1 में हमने जो चीज़ें सीखी थी उसको फटाफट 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि मेन एम्स ऑफ लर्निंग कौन कौन सी है। तो उसका मेन एम है टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, ट्रेनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से है कि शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को एक्वायर करना, इंडोक्ट्रिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। जो कीवर्ड्स है ना, मैंने वही इसमें कवर करे हैं। फिर है कंडीशनिंग में इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। जिसने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है तो वो प्लीज़ आप वो पहले देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे इन डिटेल कवर करी है। फिर है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिसमें फर्स्ट क्या होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। फिर रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विथ द प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट को ऑलरेडी कितना नॉलेज है पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो वो पहले हमें चेक करना होगा। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, फिर हम उनको टॉपिक कवर करवाएंगे, फिर इवेल्यूशन करेंगे एंड फिर से उनको अगर समझ आया है उनका फीडबैक लेंगे। ठीक है, उनके फीडबैक से हमें पता चलेगा कि उनको कितना समझ आया है, समझ नहीं आया है, और आफ्टर दैट हम फिर से रीटीचिंग करेंगे। तो प्रोसेस भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही इम्पोर्टेंट है एज इट इज़, वो प्रोसेस पूछ लेते हैं। फिर है जो कीवर्ड्स हमने पढ़े थे वो सब लिख देते हैं। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का मतलब क्या है, यूज्ड प्राइमरली फॉर द मोटिवेशनल एंड मॉनिटरिंग पर्पस ऑफ द लर्निंग। ठीक है, मॉनिटरिंग पर्पस एंड मोटिवेशनल फॉर द लर्निंग। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कब होगी, ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, ये याद रखना है। फिर समेटिव में क्या होगा, मैंने क्या बोला था, यूज्ड प्राइमरली फॉर द ग्रेडेशन एंड द प्रोग्रेस मोड, जहाँ पे कब होगा, इट एंड द ईयर, मतलब ईयरली जो टेस्ट लेते हैं ना, एग्जाम्स ली कंडक्ट करी जाती है, वो समेटिव इवैल्यूएशन में वो होगी। फिर है क्राइटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन, जहाँ पे क्या होगा, कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट अगेंस्ट प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। उनको बोलेंगे ना कि आपको 35% तो लाना ही है, 33% तो लाना ही है जो पासिंग परसेंटेज है, तो वो क्राइटेरिया एक डिसाइड करा जाता है कि 35 है, 33 है कि 50% है, जो भी क्राइटेरिया ऑलरेडी डिसाइड है वो उनको फुलफिल करना है। फिर नॉर्म रेफर्ड इवैल्यूएशन में क्या होगा, कंपेयर दी वन स्टूडेंट विथ दी अनदर, कि पर्टिकुलर ए स्टूडेंट है उनको 55% आए, बी को 70% आए, तो वहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो कैसा होता है, जहाँ पे एक स्टूडेंट को पर्टिकुलरली दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करा जाता है, तो वो होगा नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। फिर नेक्स्ट है मेमोरी लेवल, जहाँ पे इट इज़ कंपैरेटिवली थॉटलेस लेवल्स है। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी मेमोरी लेवल में, जहाँ पे कहा जाएगा कि जहाँ पे बच्चा बिल्कुल ही नहीं सोच रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ होगा LKG UKG से छोटे बच्चे होते हैं वो। ठीक है, मेमोरी लेवल पे। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इट एम्फसाइज ऑन द सेइंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड सॉलिटरी फैक्ट्स, जहाँ पे रिलेशनशिप एक वर्ड है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, तो ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे बच्चे थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट कर देंगे। और एक पॉइंट था कि वो टीचर को क्रिटिसाइज़ करना भी स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे नो क्रिटिसाइज होगा मेमोरी लेवल पे। ठीक है, फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे क्या होगा, इट्स प्रॉब्लम सेंटर एंड रिक्वायर ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर्स मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन, मोर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिवनेस। ठीक है, जहाँ पे कहाँ होगा, हम PhD लेवल पे या फिर PG लेवल पे ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिव मोड में रहते हैं। फिर है मॉडल्स आ गए, मॉडल्स देख लेते हैं। इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल, जिसमें क्या होगा, द मॉडल ऑफ दिस टाइप ऑफ आर कंसर्न विथ द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड
हेल्प टू डेवलप द मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग है वो क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है इंडिविजुअल को कि उसका डेवलपमेंट हो सके। दिस मॉडल फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है, कि एक बंदे के पास कितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। दे आर कंसर्न विथ एबिलिटी ऑफ द लर्नर की एबिलिटी कितनी है टू ऑब्जर्व, ऑर्गेनाइज डेटा, अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, फॉर्म कॉन्सेप्ट, एम्प्लॉय वर्बल एंड नॉन वर्बल सिम्बॉल्स एंड सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। तो ये सब चीज़ों को वो किस तरह से अपनी नॉलेज के बेसिस पे वो देखता है, लर्नर किस तरह से ऑब्जर्व करता है, तो वो होगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में। प्राइमरी पर्पस क्या होगा इसका, द मास्टरी ऑफ द मेथड ऑफ इंक्वायरी, मास्टरी हासिल करना। तो मास्टरी ऑफ एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स, सबसे ज़्यादा एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही होता है कि हमारी मार्कशीट में अच्छे परसेंटेज दिखने चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ द जनरल इंटेलेक्चुअल स्किल्स सच एज एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक मोर लॉजिकली, ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉजिकली थिंक करना, ये सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। फिर है इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल्स में सब मॉडल मैंने एक साथ लिख लिए है, तो आपको ध्यान रखना है कि याद आपको रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम कुछ कीवर्ड से यहीं पे याद रखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट टीचिंग इंफॉर्मेशनल मॉडल में कौन कौन से ये टीचिंग मॉडल्स हैं, उन्होंने किसने वो इनोवेट करा है और उसका पर्टिकुलरली एम क्या था, इस तरह से उसको क्लासीफाई करा है। फिर है कॉन्सेप्ट एंड अटेनिंग मॉडल। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशनल में कॉन्सेप्ट एंड अटेनिंग मॉडल कौन से किसने दिया था, चेरमर बर्नर ने, ठीक है, बर्नर ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट। इसका मेन एम था टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, मेंटल इंडक्शन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर था इंडक्टिव मॉडल, ये दिया था हेल्डर टाबा ने, तो ये भी याद रखना है। फिर है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, तो ये दिया था रिचर्ड सचमैन ने, जिसका एम था टू डेवलप इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल को इतना कॉम्पिटेंट होना है कि वो अपना सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके, कि सोसाइटी में उसका मान हो, इस तरह से। फिर है फॉर बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल, किसने दिया था, ये जोसेफ जे सेचटेव्स ने, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी टू थिंक लॉजिकली ऑन सोशल प्रॉब्लम पर लॉजिकली सोचने, ये थीम थी जोसेफ जे सेचटेव्स की। फिर है एडवांस ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, किसने दिया था, डेविड ऑस्बल ने। इसका एम था टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स एंड टू मेक द कंटेंट पर्पसफुल एंड इंटरेस्टिंग। फिर है कॉग्निटिव ग्रोथ डेवलपमेंट मॉडल, ये दिया था जीन पियाजेट ने, टू डेवलप जनरल इंटेलिजेंस एंड लॉजिक, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा यही चीज़ बार बार पूछी जाती है, और ये फर्स्ट वाली बर्नल वाला कॉन्सेप्ट है। बाकी की चीज़ों का आप सिर्फ नाम से ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम कुछ नाम सोच के याद रखने की कोशिश करते हैं कि इंडक्टिव है तो इंडक्शन पे तवा होता है, इस तरह से कुछ याद रख ले। इंक्वायरी है तो ऐसे मैन की इंक्वायरी होती है जो रिच होते हैं, इस तरह से कुछ याद रख ले। फिर है बायोलॉजिकल साइंस की बात हुई तो बायोलॉजिकल साइंस का तो जवाब ही नहीं, तो इस तरह से याद रख ले। फिर एडवांस ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल में जो एडवांस लोग होते हैं वो तो दाद देने लायक होते हैं, इस तरह से याद रख ले, ठीक है। और कॉग्निटिव ये वाला तो आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि उसके अलग से थियरी सिलेबस में है, ठीक है। तो न्यूमोनिक्स की हेल्प से हमने यहाँ पर भी कुछ चीज़ें सीखी। फिर है पर्सनल मॉडल। पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल असिस्ट इंडिविजुअल इन डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फीहुड, दे फोकस ऑन द इमोशनल लाइफ ऑन इंडिविजुअल। पर्सनल मॉडल पे इमोशनल लाइफ की बात करिए तो एम्फसाइज ऑफ दिस मॉडल इज टू डेवलपिंग एन इंडिविजुअल इनटू द इंटीग्रेटेड कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी, ठीक है, कि वो क्या पर्सनल मॉडल में इंटीग्रेटेड रहे, कॉन्फिडेंट रहे एंड कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी की बात करी है। दे अटेम्प्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड देयर गोल एंड टू डेवलप द मीन्स ऑफ द एजुकेटिंग देमसेल्फ, कि वो पर्टिकुलरली स्टूडेंट अपना गोल अचीव कर सके, गोल डिसाइड कर सके, इस तरह से। मैनी पर्सनल मॉडल्स ऑफ द टीचिंग हैव बीन डेवलप्ड बाय counselors, therapists and other person interested in stimulating individual creativity and self expression.
फिर है इसका प्राइमरी गोल क्या है पर्सनल मॉडल का, टू इंक्रीज द स्टूडेंट सेल्फ वर्थ, खुद स्टूडेंट अपनी वर्थ निकाले, टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देमसेल्फ मोर फुल्ली, ठीक है, कि वो अपने आप को डीमोटिवेट फील न कराए कि मेरे परसेंटेज कम आते हैं या मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, इस तरह से वो डीमोटिवेट फील ना करे। टू हेल्प स्टूडेंट रिकॉग्नाइज देयर इमोशंस एंड बिकम मोर अवेयर ऑफ द वे इमोशंस अफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिहेवियर, वो अपने इमोशंस को पहचाने कि कब वो अच्छे से कर सकते हैं चीज़ों को। टू हेल्प देम डेवलप गोल्स फॉर द लर्निंग, वो अपने गोल को पहचाने इसलिए। टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप प्लान्स फॉर इंक्रीजिंग देयर कॉम्पिटेंस, टू इंक्रीज द स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड प्लेफुलनेस, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी एनहांस करने के लिए ये मेन है। टू इंक्रीज द स्टूडेंट्स ओपननेस टू द न्यू एक्सपीरियंस, के स्टूडेंट खुलकर अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करना सीखे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि कुछ खुलकर बात नहीं कर पाते, वो इमोशनली इतने वीक होते हैं, तो वही बात इसमें करिए। इसके मॉडल कौन कौन से ये देख लेते हैं। फर्स्ट है नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल, जहाँ किसने दिया था, कार्ल रॉजर्स ने, जिसका एम था टू डेवलप सेल्फ लर्निंग बाय ऑटो इंस्ट्रक्शन, सेल्फ रिसर्च एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो ये ईजी है। नॉन डायरेक्शन की बात करिए तो डायरेक्शन के बिना हम कार नहीं चला सकते, तो इस तरह से कुछ याद रखिए। फिर है सिनेप्टिक्स टीचिंग मॉडल, तो ये किसने था, विलियम गॉर्डन ने, टू डेवलप क्रिएटिव कॉम्पिटेंसीज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर है अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल, ये किसने दिया था, WS फिट्स ने, जिसका एम था टू डेवलप इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिर है क्लासरूम टीचिंग मॉडल, ये दिया था विलियम ग्लेजर ने, टू डेवलप स्किल ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेसिटीज ऑफ द ड्यूटीफुलनेस। एंड लास्ट है कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल, जिसने दिया था डेविड F हंट ने। फिर उसका एम था टू एडजस्ट विथ द एनवायरनमेंट विथ द फ्लेक्सिबिलिटी इन द पर्सनालिटी। जो चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो इन डिटेल मैंने PPTs में कवर करी है। बाकी ये मॉडल के नाम सिर्फ आपको याद रखने हैं और इसके इनोवेटर के नाम याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे मैचिंग क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन मॉडल। द मॉडल इज this family emphasize the relationship of the individual to the society or the other person. The core objective is to help students learn to work together to identify and solve problems either academic or social in nature. तो ये तो मॉडल नाम पर से ही पता चलता है कि जहाँ पे मिलजुल कर काम करने की बात करी होगी। इसका प्राइमरी गोल है टू हेल्प स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। लोग कि एकता में शक्ति है, इस तरह से उनको पता चले, इसका मेन एम यही है। टू डेवलप स्किल इन ह्यूमन रिलेशन, टू बिकम अवेयर ऑफ पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज़, ठीक है, कि वो सोशल वैल्यूज़ भी सीख सके, यही मेन इसका गोल है। फिर सोशल इंटरेक्शन मॉडल कौन कौन से हैं कि फर्स्ट ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, जिस जॉन डेवी हर्बर्ट ने दिया था, जिसका एम था कि टू डेवलप डेमोक्रेटिक एबिलिटीज़, यूज़ ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। फिर है ज्यूरिप्रूडेंशियल मॉडल, किसने दिया था, डोनाल्ड ओलिवर एंड जेम्स P शेवर ने, टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रीजनिंग पावर। फिर है नेक्स्ट सोशल इंक्वायरी मॉडल ऑफ साइंस, स्टिमुलेट मॉडल रोल एंड प्लेइंग मॉडल, जिसने दिया था बेंजामिन कॉक्स एंड बैरन ने, टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडजस्टमेंट। फिर है लेबोरेटरी मेथड मॉडल, जिसने दिया था बेथलमाइन ने, टू डेवलप ग्रुप स्किल इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ एंड एडजस्टमेंट। लेबोरेटरी की बात है जहाँ पे हम बोलते हैं कि मिथेल, इस तरह से कुछ जो लिक्विड रहते हैं तो मिथेल, इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको लगेगा ये इतने सारे मॉडल्स हमें कैसे याद रहेंगे, तो कोई एक मॉडल एक पर्टिकुलर में से आपको याद रखना है कि सोशल इंटरेक्शन मॉडल है तो इसमें जो 4 मॉडल ये है इनोवेटर्स इसके एंड टीचिंग मॉडल, तो आपको ये याद रख लीजिए, तो बाकी के तो आपको पता चल जाएंगे ना, ऑप्शंस में से आप उसको ऑड वन आउट कर सकते हो इस तरह से। फिर है बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। All the model in the family share a common theoretical base or body of knowledge which refer to as a behavior theory. तो common
thrust of this model is the emphasis on changing the visible behavior of the learner. जो दिखता है बिहेवियर पर्टिकुलर लर्नर का चेंज हो रहा है वो. द मॉडल which belongs to this family's operant conditioning model. All the model in this family share a common theoretical base, a body of knowledge which refer to as a behavior theory. The common thrust of this model is the emphasis on changing the visible behavior of the learner. ठीक है, तो ये किसने दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल इसको बोला जाता है, एंड दिया था B.F. स्किनर ने. टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन एंड द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. ठीक है, ये वाला तो हम इन डिटेल कवर करने वाले हैं. तो मॉडल हमारे ख़त्म हो गए. कुछ नहीं था, नॉर्मल थे सब. इंफॉर्मेशन मॉडल था, वो बोल रहा था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा था, जिसका एम था कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रहे. ठीक है, उसमें बहुत सारे मॉडल्स थे. फिर था पर्सनल मॉडल जो इमोशंस के साथ कनेक्टेड था कि स्टूडेंट अपनी वर्थ निकाले. ठीक है, फिर सोशल में बोला कि फैमिली के साथ रहे एंड वो सोसाइटी की सोशल वैल्यूज़ सीखे. एंड लास्ट था बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जिसमें बोला कि वो उसका बिहेवियर पर्टिकुलर किस चीज़ की वजह से चेंज हो रहा है, वो विजिबल है कि वो दिख रहा है किस तरह से, ये बात है. फिर नेक्स्ट आ गए हम 4 पिलर ऑफ द लर्निंग. 4 पिलर्स ऑफ द लर्निंग किसने दिया था? ट्रेजर विद इन. द लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी. ये चीज़ें इस डिटेल में है. किसने दिया था? कि जैक्वंस डेलर ने. From France is the main proponent of this concept. He stated that the lifelong learning essential for gaining self-esteem and the ability of to take control of the one's own life. डेलर्स रिपोर्ट यूनेस्को 1996. तो ये कब दिया था इसने? जैक्वंस डेलर ने यूनेस्को की 1996 में एक अपना मॉडल प्रेजेंट करा था, जिसमें उसने 4 पिलर बोले थे एजुकेशन के लिए. कि फर्स्ट है लर्निंग टू नो, फिर है लर्निंग टू बी, फिर है लर्निंग टू डू, लास्ट है लर्निंग टू लिव टुगेदर सस्टेनेबली. लर्निंग टू नो किस तरह से हम जान कैसे सकते हैं चीज़ों को? हेड की मदद से, जहाँ पे हमें नॉलेज मिलती है. लर्निंग टू बी, हमें किसी चीज़ को जानने के लिए इच्छा होती है दिल से, टू अवेयरनेस दी अंडरस्टैंडिंग. फिर है लर्निंग टू डू, हम किसी चीज़ को करते कैसे है? हाथ की हेल्प से, जहाँ पे स्किल्स एंड एक्शंस रिलेटेड है. लर्निंग टू लिव टुगेदर सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पे वो बात करी है वैल्यूज़ की, जहाँ पे हमारा एटीट्यूड्स दिखता है. तो यही है लर्निंग टू ट्रांसफॉर्म इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व ऑल पिलर्स, जिसमें बात है वसुदेव कुटुंबकम की. ठीक है, जबकि हम मानते हैं कि पूरा विश्व एक घर ही है. ठीक है, तो यही बात है 4 पिलर्स की, हेड, हार्ट, हैंड एंड वैल्यूज़. तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है. फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग. बेसिक्स है लेकिन हमें पता होनी चाहिए. लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ऑब्वियसली छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब लोगों को कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए. लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर. लर्निंग का मेन एम ये क्या है कि कुछ चीज़ें पहले मुझे नहीं आती थी और मैंने वो सीखी, लर्न करी, एंड आफ्टर दैट मेरा बिहेवियर उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड चेंज हो गया. तो मैंने वो मेरा जो बिहेवियर चेंज हुआ हमें किसकी वजह से हुआ? लर्निंग की वजह से. लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, सभी जगह देखने को मिलती है. लर्निंग इज़ अ पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड. किसी चीज़ को सीखने के लिए होता है ना लर्निंग. आपका भी एक गोल है कि आपको नेट अचीव करना है, तो इसके लिए आप पढ़ रहे हो, तो गोल ओरिएंटेड होती है लर्निंग, एक पर्पस के साथ स्टार्ट होती है. लर्निंग इज़ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए लर्निंग करी जाती है. लर्निंग हेल्प्स अचीविंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. टीचर का एम होता है कि वो पर्टिकुलरली में अपने सब्जेक्ट्स में बच्चों को पास आउट करवा दे. एंड स्टूडेंट्स जो लर्नर हैं उनका एम होता है कि वो फुल्ली अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाए. तो पर्टिकुलर दोनों के ऑब्जेक्टिव और जो अचीव करना है दोनों पैरेलल चल रहे हैं. लर्निंग हेल्प्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी. ठीक है, जब लर्निंग की वजह से ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाता है पर्सन का. लर्निंग इज़ डिटरमाइंड बाय कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस. ठीक है, कैसा नहीं है, लर्निंग कभी कभी कॉन्शियस वे में एंड अनकॉन्शियस वे में हो जाती है कि कुछ चीज़ें
अनएक्सपेक्टेडली ही हम कर लेते हैं, सोते हुए भी हमें कभी चीज़ों कोई हमारे पर चीज़ गिर रही है, इस तरह से हमें कभी एहसास हो जाता है, तो हमारा हाथ उस चीज़ से हट जाता है। गर्म चीज़ होती है तो वो हमारा हाथ उसको टच करने से पहले ही मतलब उतना अवेयर हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से हम चीज़ों को सीख लेते हैं। लर्निंग इज़ क्रिएटिव एंड एक्टिव, ठीक है। क्रिएटिव एक्टिविटी है और एक्टिव एक्टिविटी है। लर्निंग इज़ इंटेलेक्चुअल, दिमाग से होती है लर्निंग। लर्निंग इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि कुछ ना कुछ तो हमें स्टिमुलस होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं रिस्पॉन्स करूँगा, इस तरह से, ठीक है। तो अभी लर्निंग की जो मेन थियरी है वो देखते हैं। लर्निंग द प्रोसेस बाय विच एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस रिजल्ट इन रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और पोटेंशियल बिहेवियर। पर बंदे के परमानेंट बिहेवियर में चेंज आ रहा है लर्निंग की वजह से। फर्स्ट स्टेज है इसका क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर है ऑपरेंट और लास्ट है सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है? दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ रिस्पॉन्स नेचुरली elicited by the one stimulus become to elicited by the different formally natural stimulus। यहाँ पे स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स की बात हो रही है कि कुछ ना कुछ तो स्टिम्युलस होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा, उसकी वजह से ही हम चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो वो किसने दिया था? पेवलोव ने दिया था, जहाँ पे उसने स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स की बात करी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है? दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर्स आर एमिटेड टू अर्न रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जहाँ किसने दिया था? BF स्किनर ने, जहाँ पे ये रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। ये एक जनरल स्लाइड मैंने ऐड करी है, इन डिटेल हम आगे देखने वाले हैं। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर्स आर लर्न बाय ऑब्जर्व अ मॉडल। किसने दिया था? एल्बर्ट बेंडोरा ने, जिसने देखा स्टिमुलस ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्स। यहाँ पे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के साथ ऑब्जर्व साथ में ऐड हो गया है। तो अभी एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें पावलोव ने एक डॉग एक्सपेरिमेंट करा, जहाँ पे उसने देखा बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या रिजल्ट आता है। बिफोर कंडीशनिंग से पहले क्या होगा कि डॉग है, उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है, कि उसके आगे खाना देखा जाता है, तो उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा। फिर उसी डॉग को एक बेल उसके आगे बजा देते हैं, तो फिर भी उसका कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आता है। फिर उसके आगे खाना एंड बेल दोनों रख दिया जाता है एंड बेल बजाया जाता है, तो वो उसको क्या होगा? फिर भी उसको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं है। फिर लास्ट स्टेज में क्या होगा कि जब भी उसके सामने बेल बजाई जाएगी तभी उसे पता चलेगा कंडीशनल रिस्पॉन्स, कि मेरे लिए खाना रेडी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ उसके आगे दूर कहीं खाना रख दिया जाएगा एंड डॉग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट बेल रख दिया जाएगा, तो वो भी बेल को थोड़ी खाएगा, तो फिर उसके सामने भी वो नो रिस्पॉन्स, NR। फिर फूड एंड बेल दोनों रख दिया जाएगा, तो भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं है। फिर सिर्फ बेल बजाएंगे ना, तो उसको पता चलेगा कि मेरे लिए खाना रेडी है, ठीक है। तो ये द डॉग एसोसिएट द बेल रिंग के साथ एसोसिएट है विथ बीइंग प्रोवाइडेड विथ फूड, सो एनी टाइम एज बेल वॉज रिंग द डॉग स्टार्टेड सेल्वेशन। तभी उसके मुंह में से लार टपकती है कि हाँ, कि बेल बजा, अभी मेरा खाने का टाइम हो गया। इट हैड लर्न दैट द नॉइस वॉज द प्रिकॉरस फॉर द बीइंग फेड। आई यूज़ अ सिमिलर अप्रोच टू क्लासरूम मैनेजमेंट। उसने बोला कि उसने क्लासरूम में भी सेम अप्रोच स्टार्ट करी, जैसे कि I have taught my students that if I stand in a specific place in a classroom with my arms folded, they know that I am getting frustrated with level of noise and they start to quiet it down, or if sit cross-legged on my desk, I am about to say something important, supportive, and they should listen because it affects them directly। तो हम भी, आप लोग अगर कहीं क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें भी पता है कि क्लास में अगर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसे चुप हो जाते हैं और बच्चों को हम देखते हैं, या फिर कुछ हमारी नॉन वर्बल एक्टिविटी हम करते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों को पता चल जाता है कि हमें स्टॉप अभी करना है, बातें नहीं करनी, ठीक है। तो ये भी इसका ही पार्ट था। तो ये फर्स्ट था क्लासिकल कंडीशनिंग।
फिर है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ पे बोला है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज दी बिहेवियर एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट इंट्रोड्यूस टू डिक्रीज दी बिहेवियर, कि उसको माउस को पता है कि अगर उसको चीज़ चाहिए तो वो इस तरह से बिहेव करेगा, और चीज़ लाने के लिए उसको करंट भी लग सकता है, तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट से उसका बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव भी रहेगा अगर उसको चीज़ चाहिए रहेगा तो। की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग अकर्स व्हेन लर्नर्स बिहेवियर इज फॉलो बाय कॉन्शियसनेस और रेनफोर्समेंट, ठीक है, कि उसको सब पता है चीज़ों के बारे में। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कैसे होगा? फर्स्ट, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर व्हेन अप्लाइड। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क अर्ली यू गेट टू गो अ मूवी एज अ रिवॉर्ड, जहाँ पे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या करें, हम बोलेंगे कि आप होमवर्क कर लोगे तो लास्ट लेक्चर में हम आपको खेलने देंगे, तो इस तरह से जो कुछ लेक्चर हम ये सम्स कर लोगे तो आपको लास्ट लेक्चर में मैं ग्राउंड में खेलने भेज दूंगा, इस तरह से। फिर है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर व्हेन रिमूव। एग्जाम्पल, टू स्टॉप द बजिंग साउंड इन योर कार यू हैव टू रोल अप द विंडो। जब आपको पता है कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट में कुछ नेगेटिव चीज़ की वजह से आपको कुछ एक्ट करना पड़ रहा है, कि कार में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बजिंग साउंड्स आ रहा है बाहर से, इसकी वजह से आपको अपने जो विंडो है कार की वो ऊपर कर देनी पड़ रही है, तो वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। एंड पनिशमेंट में क्या होगा? डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, जहाँ पे एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स टेक योर कॉल सेल फोन अवे फॉर 1 day ईच वीक टू लोअर योर फोन बिल। तो ठीक है, पनिशमेंट में क्या होगा कि अगर हम भी बोल सकते हैं, तुमने अगर घर पे मॉम बोलती है ना कि अगर होमवर्क नहीं करोगे तो मैं खेलने नहीं भेजूंगी, टीवी देखने नहीं देंगे, इस तरह से। यही है पॉजिटिव में अप्लाइड आउटपुट, नेगेटिव रिमूव आउटपुट। पॉजिटिव में हमें वो एनकरेज करेगा, नेगेटिव में हमें रिमूव करने के लिए फोर्स करेगा। रेनफोर्स में क्या होगा? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, जहाँ पे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात है एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट कम करने की बात है। पनिशमेंट क्या करेगा? हमारा नेगेटिव बिहेवियर डिक्रीज करेगा, ठीक है। पॉजिटिव पनिशमेंट भी है एंड नेगेटिव पनिशमेंट भी है। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में? नेचर ऑफ रिस्पांस किस तरह का है? इनवॉलंटरी है, रिफ्लेक्सिव नेचर का है क्लासिकल कंडीशनिंग, जहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉलंटरी इन यूजुअली है, बट बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी देखने को मिलता है, ठीक है। कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग में पर्टिकुलर लोगों को या चीज़ों को किस तरह से वो प्रॉपरली ट्रेन करा जा रहा है, ठीक है। तो इनवॉलंटरी, उनका वॉलंटरी नेचर नहीं है, वो इनवॉलंटरी ट्रेन हो रहे हैं। टाइमिंग ऑफ स्टिमुलेशन क्या है? प्रीसीड्स द रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे है आफ्टर द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे पहले स्टिमुलस हो जाएगी एंड बाद में उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स होगा, और यहाँ पे पहले रिस्पॉन्स होगा एंड बाद में स्टिमुलस जनरेट होगी, ठीक है। कि कुछ गलत या सही हो गया उसके बाद ही उसको प्रॉपरली स्टिमुलेट कर लिया गया, रिस्पॉन्स पहले आ जाएगा एंड बाद में स्टिमुलस होगी। टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्स किस तरह का है? आफ्टर दी स्टिमुलस, यहाँ पे बिफोर दी स्टिमुलस। यहाँ पे लर्नर पैसिव नेचर का है, यहाँ पे एक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ही रखना है। क्लासिकल कंडीशनिंग में पैसिव रोल है, वहाँ पे बेचारा डॉग का रोल क्या था? पैसिव ही है, उसको कुछ एक्ट नहीं करना है, उसको बेल बजेगा तभी उसको खाना मिलेगा, इस तरह से उसके माइंड को कंडीशनिंग कर दिया जा रहा है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में तो एक्टिव है लर्नर, जहाँ पे उसको पता है कि मुझे किस तरह से एक्ट करना है। फिर है सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी, जहाँ पे फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, फिर है रोल ऑफ इमिटेशन, थर्ड है विकेरियस रेनफोर्समेंट एंड फोर्थ है कॉग्निटिव प्रोसेसेस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या देखेंगे हम कि पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी बोल रहा है कि लोग किस तरह से सीख रहे हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख रहे हैं। फिर है रोल ऑफ इमिटेशन, जहाँ पे पीपल आर मोर लाइकली टू इमिट रिवॉर्डिंग बिहेवियर, लोग ऑब्जर्व करके फिर उसको इमिट करने से सीख रहे हैं, ठीक है। कि अगर मुझे पहले मैं ऑब्जर्व करूँगा कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करके उस तरह से बन ही जाऊँगा। फिर है विकेरियस रेनफोर्समेंट, जहाँ पे people are motivated to adopt certain behaviors by observing,
मोटिव, फिर अगर उस टाइप का इमिटेशन उसकी फिर उसकी लाइफ का पार्ट ही बन जाता है। ठीक है, इतना इमिट कर लिया कि फिर उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके खुद की पर्सनालिटी क्या है, फिर उसको बिहेवियर उसका प्रॉपरली वो अडॉप्ट कर लेता है। फिर है कॉग्निटिव प्रोसेस, जहाँ पे पीपल सिलेक्टिवली अटेंड टू एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। फिर कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या होगा कि लोगों अब प्रॉपरली सिलेक्टिवली अटेंड एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। अब लोगों को पता ही है कि वो अभी किस फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना है। ऑब्जर्व कर लिया, इमिट कर लिया एंड उसको प्रॉपरली अडॉप्ट कर लिया एंड अडॉप्ट करके उसके माइंड में ही वो सेट हो गया। कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या होगा, उसके अब माइंड में ही सेट हो गया है। कॉग्निटिव सोशल कॉग्निटिव थियरी, जहाँ पे डिटरमाइन ह्यूमन बिहेवियर। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, कॉग्निटिव फैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल फैक्टर, जिसमें नॉलेज, एक्सपेक्टेशंस एंड एटीट्यूड्स की बात है। फिर है बिहेवियर फैक्टर, जहाँ पे स्किल, प्रैक्टिस एंड सेल्फ एफिकेसी की बात है। एंड थर्ड एनवायरनमेंट फैक्टर, जहाँ पे सोशल नॉर्म्स, एक्सेस इन कम्युनिटी, इन्फ्लुएंस एंड अदर एबिलिटी टू चेंज ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट फैक्टर्स की बात है सोशल में। फर्स्ट पर्सनल फैक्टर्स होंगे खुद के, फिर बिहेवियरल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, खुद की पर्सनल फैक्टर, खुद की नॉलेज कितनी है कि लोग उसको दूसरों को इमिट करना भी है या नहीं, इस तरह से। फिर है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म में क्या, हाउ इज़ लर्निंग डिस्क्राइब, तो लर्निंग को किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे बिहेवियरिज्म में। चेंज इन प्रोबेबिलिटी टू पर्टिकुलर बिहेवियर अकरिंग इन पर्टिकुलर सिचुएशन। कॉग्निटिविज्म में क्या होगा, चेंज इन नॉलेज इन स्टोर मेमोरी, जहाँ पे ऑलरेडी जो मेमोरी में है वो बात करी है। बिहेवियरिज्म में पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बिहेव करेंगे, यहाँ पे होगा ऑलरेडी मेमोरी हमारी जो है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एंड कंस्ट्रक्टिविज्म में इज चेंज इन मीनिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर एक्सपीरियंस, और यहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हम बिहेव करेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर। बिहेवियरिज्म में प्रोवाइड अ हाईली स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट इन विच टू प्रैक्टिस बिहेवियर, यहाँ पे होगा हाईली स्ट्रक्चर। जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ पूछी जाती है। कॉग्निटिविज्म में क्या होगा, स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाईली स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन टू मेक द प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, गाइड एंड प्रोवाइड मटेरियल फ्रॉम विच लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, गाइडेंस प्रोवाइड करा जाता है कि जिसकी हेल्प से लर्नर को नॉलेज मिले। फिर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द लर्नर एंड द नेचर ऑफ द नॉलेज। लर्नर इज पैसिव, कई बिहेवियरिज्म में पैसिव, एम्प्टी वेसल एंड नॉलेज एक्सिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द लर्नर। ठीक है, पैसिव है लर्नर, यहाँ पे लर्नर इज एक्टिव बट नॉलेज इज स्टिल इंडिपेंडेंट, यहाँ पे नॉलेज स्टिल इंडिपेंडेंट है। एंड यहाँ पे है लर्नर आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हु कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज। ठीक है, हाउ डज ट्रांसफर हैपन। When a correct response is demonstrated following the presentation of the specific environment stimulus, emphasizes the observable, measurable behavior. यहाँ पे किस तरह से होगा, जहाँ पे प्रॉपरली एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करा जाएगा, उसके हेल्प से करेक्ट रिस्पॉन्स किस तरह से मिल रहा है वो हमें देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मेजर करेंगे और उसके हेल्प से बिहेवियर चेंज हो जाएगा। फिर कॉग्निटिविज्म में when the learner encode and store information in memory in a meaningful way, and constructivism में when the learner builds a personal instructional of the world based on his or her experience in interaction, यहाँ पे experience की बात है। फिर है what type of learning are best explained, teaching behavior that can be observed or demonstrated। कॉग्निटिज्म में प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीप प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, एक्सप्लोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सिंथेसिस कंटेंट। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग, स्किल सच एज एनालिसिस, सिंथेसिस एंड द इवैल्यूएशन। यहाँ पे है व्हाट प्रिंसिपल्स आर रिलेवेंट,
रेइनफोर्समेंट, शेपिंग, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. यहाँ पे है इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग हायरार्कीज. कंस्ट्रक्टिविज्म में है कोलैबोरेशन लर्निंग, लर्नर सेंटर, इंस्ट्रक्शन, स्कैफोल्डिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो अभी एक एक करके चीज़ों को समझेंगे. फर्स्ट है बिहेवियरिज्म, जो इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट नॉलेज इज इंडिपेंडेंट एंड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द लर्नर. जहाँ पे बोला है नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज मेन है. इन बिहेवियरिज्म इज द माइंड the learner is blank slate that should be provided with the information to be learned. यहाँ बोला कि लर्नर एक खाली स्लेट की तरह काम करता है. Through this instruction, new associations are made and thus learning occurs. Learning is achieved when the provided stimulus change behavior. A non-educational example of this work done by Pavlov. किसने दिया था? Pavlov ने. Through this is famous salivating dogs experiment. Pavlov showed that a stimulus, in this case ringing a bell every time he fed the dog, caused the dog is eventually start salivating when they heard a bell ring. ठीक है, तो ये इसके बिहेवियरिज्म में क्या था कि जहाँ पे बिहेवियर की बात है उसके नॉलेज पर डिपेंड करता है. फिर है कॉग्निटिज्म, दिया था जीन पियाजेट एंड वॉटसन ने. In contrast to the behaviorism, cognitism focus on the idea that students process information they receive rather than just responding to stimulus as with the behaviorism. There is a still behavior change evident, but this is the response to thinking and processing information. Cognitism theory were developed in early 19th in German from gaslit psychologist by Wolfgang Kohler. In English, gaslights roughly translate to the organization of something as a whole that is viewed as more than the sum of its individual part. जहाँ पे उसने बोला है कि whole is greater than sum. ठीक, जहाँ पे हमें ऐसा पूरी चीज़ जहाँ पे दिखाई देती है, हम बोलेंगे 5 + 5 = 10 और हम बोले 2 3 2 3, मतलब ये अभी तो 10 है लेकिन हमें सबसे पहले ये चीज़ दिखाई देगी. तो वहाँ पे यही बात बोली है, जहाँ पे प्रॉपरली स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के अलावा भी कुछ बात है ये बोला गया है. In cognitive theory, learning occurs when the student recognizes information either by finding new explanation or adopting old one. This view is change in knowledge and it's stored in the memory rather than just being reviewed as a change in behavior. Cognitive learning theory are mainly attributed to Jean Piaget. Example, classroom including linking concept to real world example and discussion in problem solving. तो क्लासरूम में किस तरह से करेंगे कि कोई लिंकेज कॉन्सेप्ट है, कोई लिंक में लेकर चले कि पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट है जो भले ही उसका यूनिट 4th में और अभी हम 2nd यूनिट पे चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई पॉइंट है जो 4th यूनिट में है, तो हम उसको अभी इसमें समझा सकते हैं कि जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक लिंकेज में कॉन्सेप्ट सीख सके. तो वही बात यहाँ पे करी है. फिर है कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ पे बोला है कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन दी premises that we construct learning new ideas based on our prior knowledge and experience. Learning therefore is unique to individual learner. Students adopt their model of understanding either by reflecting on prior theory of resolving misconception. Students need to have a prior base of the knowledge of constructivism approaches to be effective. ये किसने दिया था? बर्नर स्पाइरल करिकुलम इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म इन एक्शन. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. स्पाइरल करिकुलम भी एक बार देख लेते हैं. Also called recycling, Bernner believed that children learn when they have exposed to subject many times in a different ways. In this way, teachers move from basic concept to the more complex one over. This theory is basis for the way मोस्ट स्कूल्स करिकुलम द टेक्स्ट बुक्स आर ऑर्गेनाइज. जिस तरह से हम स्टूडेंट को पहले डिवाइड एंड
इंटू करना नहीं सिखाते, पहले प्लस एंड माइनस करना सिखाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस करना छोटे बच्चों को आसानी से आ सकता है, डिवाइड एंड इंटू करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो हम उनको इस स्पाइरल करिकुलम में ऐसा स्पाइरल देखा है ना कि किस तरह से जाता है कि पहले छोटी फिर बड़ी, छोटी बड़ी, इस तरह से। तो जो ईजी होगा वो पहले सिखाया जाएगा एंड कॉम्प्लेक्स को धीरे धीरे बाद में सिखाया जाएगा। As a student are constructing their own knowledge based outcome cannot always anticipated. Therefore, the teacher should check the challenge misconception that may have arise when consist outcome are required. A constructivism approach may not be the ideal theory to use. ठीक है, जहाँ पे बच्चों को इजी चीज़ें आती है और हम उनको बार बार इजी चीज़ें सिखाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे, इसलिए उसको आइडियल नहीं माना गया है। एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन क्लासरूम इंक्लूड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, रिसर्च एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स एंड ग्रुप कोलैबोरेशन। फिर है पियाजेट थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जॉन पियाजेट 1896-1980 was one of the 20th century most influential researcher is the area of developmental psychology, जिसने एक्सपेरिमेंट करा कि आईक्यू टेस्ट लिया और बच्चों का और उस पर उसने ऑब्जर्व करा कि is based on the idea that a developing child's build a cognitive structure. He believed that the child's cognitive structure increase with the development. जहाँ पे उसने ये ऑब्जर्व करके अब बोला कि फर्स्ट स्टेज है जिसको बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, जहाँ पे उसका टाइम होता है बर्थ से लेकर 2 ईयर तक। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे होगा 2 से लेकर 7 ईयर्स तक। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो है 7 से लेकर 11 साल तक का। एंड लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 से अभी तक का, मतलब इस तरह से। तो ये स्टेज उसके ईयर के साथ और उसके नाम के साथ याद रखना है कि जहाँ से बर्थ से लेके 2 साल तक बच्चे होते हैं तो वो सेंसरी मोटर मतलब सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, हाथ से, मुंह से, आँखों से, मतलब वो जो चीज़ स्पर्श कर सकते हैं उस तरह से। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वहाँ पे बच्चे धीरे धीरे वो चीज़ को प्रैक्टिकल वे में देखना समझना सीखते हैं। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में वो बाइफर्केशन करना सीखते हैं। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो पर्टिकुलर उस चीज़ का फुल फॉर्म मतलब उसका फॉर्मूलास लिख करना भी सीखते हैं, कितना हाफ भरा हुआ है, हाफ खाली है, वो जब चीज़ें भी वो अच्छे से सीख जाते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग थ्रू डायरेक्ट सेंसरी मोटर कॉन्ट्रैक्ट। फिर है प्री ऑपरेशनल, यूज़ ऑफ सिम्बॉल्स की हेल्प से टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड एबिलिटी टू प्रिटेंड। फिर है 7 से 11 साल में एबिलिटी टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस लगाना वो सीखते हैं, जहाँ पे वो बच्चे प्लस माइनस वगैरह सब करना अच्छे से सीख जाते हैं। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में वहाँ पे बच्चे अभी वो चीज़ों को बियॉन्ड द चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि वो बोलेंगे कि वाटर एक्चुअली है तो वो वाटर आता कहाँ से है, तो हम उनको प्रॉपरली सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि वाटर किस तरह से आता है, पानी बारिश से आता है, बारिश कैसे होती है, ये सब चीज़ें वो अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर में, ऑब्जेक्ट परमानेंस से babies learn the objective out of sight still exists. Babies learn to act intentionally to achieve a goal and babies continue to imitate other. ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ड है इमिट करते हैं, बच्चे छोटे हैं। फिर है सिम्बॉलिक, थ्रू आउट द यंग चिल्ड्रन लर्न टू यूज़ लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट देयर थॉट्स, दे डेवलप इमेजिनेटिव प्ले। ठीक है, वो छोटे बच्चे 2 से 7 साल के बच्चों को आपने देखा होगा, वो अकेले भी अच्छे से खेल लेते हैं, कोई ऐसे मम्मी की दुपट्टा पहन के अच्छे से मिरर में रह के खुद से ही पढ़ा रहा है, मतलब टीचर की मिमिक्री करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे वो स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पे मिमिक्री करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से वो इमिट करना सीख लेते हैं। और वर्ड है इगोइस्टिज्म, कि वो इतने छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा इगोइज्म होता है कि वो उनको कुछ बात बोल दे तो वो बहुत लंबे समय तक याद रख लेते हैं। यंग चिल्ड्रन स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, वो जो चीज़ उनको देखना पसंद है वही वो देखेंगे, जो उनको कपड़े पसंद आ गए एक बार तो वो रात को वही कपड़े पहन के सो जाते हैं, तो वो सब चीज़ों भी हमने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कराई है। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जहाँ पे 7 से 12 साल के, तो वहाँ पे लॉजिक थॉट, चिल्ड्रन बिगन टू सी रिलेशनशिप बिटवीन मास, टाइम एंड स्पेस।
Conservation, children discover their change in appearance to do not necessarily correspond their changes in weight, volume, etc. यहाँ बच्चे अपने आप को भी चेंज कर होते हुए ऑब्जर्व करते हैं. रिलेशनशिप देखना, बाइफरकेट करना वो सीख लेते हैं. लॉजिक लगाना सीखते हैं इस तरह से. फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होगा? चिल्ड्रंस फॉर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग दे कैन यूज एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स एंड जनरल प्रिंसिपल टू डेवलप इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. यहाँ पे हाइपोथेसिस वो बनाना सीखते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, इस तरह से. फिर थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और क्या बात करें? बर्थ से टू सेंसरी मोटर में ये बोलेगा, ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेंजर एंजाइटी होगी, छोटे बच्चे मम्मी और जो मम्मी पापा या जो उसके नज़दीक के लोग हैं, इसके अलावा किसी और के पास वो नहीं जाते. फिर है 2 से 6 साल के बच्चे प्री ऑपरेशनल में प्रिटेंड, प्ले, इगोइज्म, लैंग्वेज डेवलपमेंट वो सीख लेते हैं 7 से 11 में. फिर है कंजर्वेशन एंड मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो जाता है. एंड 12 से ऊपर के एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, जहाँ पे वो मैच्योर मॉरल एंड रीजनिंग बिहेव करते हैं. तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है. फिर है वाइगोट्स्काइस थियरी, जहाँ पे बोला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व एक्टिव इंटररिलेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड अदर्स. जबकि children learn how to think through their interaction with others, where Piaget show that children are as a scientist, जबकि वाइगोट्स्काई ने बोला है कि children as a apprentice. ठीक है, कि उनको एज अ साइंटिस्ट बिहेव करा है, जबकि उसको एज अ एक मॉडल की तरह उसने प्रेजेंट करा है वाइगोट्स्काई ने. जहाँ पे उसने ये सब चीज़ों के बारे में बोला है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. फर्स्ट जोन है जहाँ पे करंट अंडरस्टैंडिंग कैन वर्क अनसिस्टेड. फिर है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पे लर्न थ्रू स्काफोल्डिंग. एंड फिर है आउट ऑफ रीच. यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे सेकंड स्टेज पे रहना पसंद कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेज से सेकंड तक वो आ जाते हैं, लेकिन आउट ऑफ रीच तक वो नहीं पहुँच पाते. Vygotsky talk about the elementary mental function by which they means the basic cognitive process of attention, sensation, perception and memory. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, attention, sensation, perception and memory as it is पूछी जाती है. By using those basic tools in interaction with their social cultural environment, children sort of improve them using whatever their culture provide. ये बोल रहा है कि वो कल्चर बच्चे हैं वो ऐसे स्टेजेस के थ्रू नहीं सीखते, वो जिस कल्चर में रहते हैं कल्चर के थ्रू सीखते हैं. वाइगोट्स्काई ने इस तरह से बोला है. फिर है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्टेजेस, जिसमें फर्स्ट है असिस्टेंस फ्रॉम मोर नॉलेजेबल अदर्स, कैपेबल पीयर और अडल्ट. जहाँ पे स्टेज 2 है असिस्टेंस फ्रॉम सेल्फ, प्रायर नॉलेज एंड रिसर्च. फिर थर्ड स्टेज है ऑटोमेटाइजेशन, जहाँ पे प्रैक्टिस, ट्रायल एंड एरर. एंड फोर्थ है डी ऑटोमेटाइजेशन, जहाँ पे प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू अदर. ये हमने पूरा जोन देखा ना. तो फर्स्ट है मोर नॉलेजेबल अदर, जहाँ पे वो ऐसा बिहेव करेगा जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा आता है, सब चीज़ें समझ आती है. फिर सेकंड स्टेज में होगा असिस्टेंट फ्रॉम सेल्फ, जहाँ पे वो प्रायर नॉलेज को अपने रिसर्च में लेगा. थर्ड में होगा प्रैक्टिस एंड ट्रायल, थर्ड स्टेज पर आने के लिए वो ट्रायल एंड एरर प्रैक्टिस की मदद लेगा. एंड फोर्थ है डी ऑटोमेटाइजेशन, जहाँ पे उसको पहुँचना मुश्किल है. फिर सोशल कल्चरल थियरी ऑफ वाइगोट्स्काई वो बोलती है फर्स्ट एम्फसाइज ऑन सोशल एंड कल्चर. फिर है प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन अकर थ्रू एंड सोशल इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल. फिर है वाइगोट्स्काइज थियरी हाईलाइट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट. एंड फोर्थ है वाइगोट्स्काई शो लर्निंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर टू नेगोशिएट मीनिंग एंड कंस्ट्रक्टिव नॉलेज. तो नॉलेज तक पहुंचना है सोशल कल्चर से स्टार्ट होकर. वाइगोट्स्काई एंड पियाजेट थियरी में क्या डिफरेंस है? जहाँ पे बोला है लर्निंग इज़ अ सोशल, वाइगोट्स्काई बोला है कि सोसाइटी से बच्चे सीखते हैं, जबकि पियाजेट ने बोला है कि चिल्ड्रन एज अ लोन साइंटिस्ट, कि बच्चे खुद से सीखते हैं. डेवलपमेंट इज़ ड्रिवन बाय, जहाँ पे बोला इनपुट फ्रॉम अदर्स एंड एमकेओ से बोला ना हमने कि खुद से मोर नॉलेजेबल अदर से सीखते हैं. जहाँ पे बोला है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेजेस, कि वो स्टेजेस में ही अभी है 0 से 7 से 12 इस तरह से. कंटेक्स्ट क्या है मेन?
डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट डिपेंडिंग ऑन सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट. सोसाइटी पे मतलब पर्टिकुलर बच्चा किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है वो डिपेंड करता है, किस कल्चर से वो आ रहा है. कभी कभी कोई सोसाइटी या कल्चर में हम देखते हैं कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं, जल्दी सब चीज़ें सीख लेते हैं. वहाँ पे उनको कोई स्टेजेस पे हो निकलने की ज़रूरत नहीं रहती. डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल एंड स्टेज आर सेम रिगार्डलेस ऑफ द कंटेक्स्ट. नॉलेज, चिल्ड्रंस वर्क विद अदर्स टू बिल्ड द नॉलेज. चिल्ड्रंस अक्वायर नॉलेज थ्रू देयर ओन एक्सप्लोरेशन. स्टेजेस, यहाँ पे स्टेज नहीं है, यहाँ पे स्टेजेस है. लिंक, लर्निंग्स प्रोसेस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोसेस लर्निंग. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. रोल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज ड्रिवन थ्रू ड्रिवन लैंग्वेज. थॉट्स है वो लैंग्वेज ड्राइव द थॉट्स एंड थॉट्स ड्राइव द लैंग्वेज. स्पीच कैसी है? सोशल स्पीच बिकम इनर स्पीच एंड यहाँ पे है ईगोसेंट्रिक स्पीच बिकम द सोशल स्पीच. ब्लूम्स डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. फर्स्ट क्लास में जो लेक्चर 1 था हमारा उसमें भी मैंने इसको कवर करा है, तो यहाँ पे एज अ रिवीजन के तौर पे मैं एक बार आपको समझा देती हूँ. कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. कॉग्निटिव में हम जहाँ पे अपने माइंड की बात करेंगे, दिमाग की बात हो रही है, और अफेक्टिव में इमोशंस की बात होगी, और साइकोमोटर में स्किल्स की बात होगी. ठीक है, तो यहाँ पे माइंड की बात है, यहाँ पे इमोशंस की बात होगी, अफेक्शंस की बात होगी, और साइकोमोटर में स्किल की बात है. ठीक है. लर्न्स, एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंग अवे. कैटेगरीज है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्यूएशन. अफेक्टिव में लर्नर्स एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स are the result of the learning process, and psychomotors are skills to learn. Cognitive domain में क्या है? that it is related to development of intellectual capabilities, जहाँ पे mind की बात है. Examples में तो हमें this kind of process are things like being able to memorize something, label parts of an item, and practical use of the general concept, and being able to demonstrate independent thoughts, also known as thinking domain. जहाँ पे नाउन से नाउन टू वर्ब्स के फॉर्म में चेंज हो गया है. पहले 1956 में नाउन फॉर्म में था, फिर 2001 में एज अ वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवैल्यूएशन. यहाँ पे है रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएशन एंड क्रिएट. यहाँ पे इवैल्यूएशन से बाद में क्रिएट आता है. ठीक है. 6th level of cognitive domain in 1956, जहाँ पे फर्स्ट है नॉलेज, इज बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट. कॉम्प्रिहेंशन, इट इज़ द एबिलिटी टू ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ द मटेरियल. एप्लीकेशन में कन्वर्ट द एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू द प्रैक्टिस. एनालिसिस में है टू इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन दिस कम्युनिकेशन इनटू इट्स कंस्टिट्यूट पार्ट्स इन सच अ मैनर द रिलेशनशिप ऑफ आइडिया इज understood better. फिर है सिंथेसिस, इट इज़ बेसिकली अबाउट द कंबाइन द कंस्टिट्यूट पार्ट टू मेक इट इज़ अ होल. इट इज़ ऑटोनॉमी ऑफ द एनालाइज. फिर इवेल्यूएशन, इट इन्वॉल्व जजमेंट मेड अबाउट द वैल्यू एंड मेथड्स एंड मटेरियल ऑफ पर्टिकुलर पर्पस. तो ये ऑलरेडी क्लास 1 में इन डिटेल मैंने करवा दिए हैं. फिर है 2001 वाले डोमेन कॉग्निटिव. फिर रिमेंबर, जहाँ पे रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. अंडरस्टैंड में ग्रास्पिंग द मीनिंग्स एंड सिग्निफिकेंस. अप्लाई में यूजिंग नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशन. एनालिसिस में ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन फॉर द डीपर इंसाइट. इवेल्यूएट में मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया. क्रिएट में जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन. ठीक है, जहाँ पे हायर ऑर्डर स्किल्स थे हमें जाना है, लोअर ऑर्डर स्किल्स है. अफेक्टिव डोमेन इज रिलेट विथ द फीलिंग, जहाँ पे इट वॉज प्रपोन्ड बाय क्राथवॉल एंड ब्लूम इन 1964. जहाँ पे बेस्ड ऑन विलिंगनेस की बात करी है. फीलिंग डोमेन की बात करी है, जहाँ पे इसकी कैरेक्टराइजेशन कौन सी है? फर्स्ट रिसीविंग, जहाँ पे बीइंग अवेयर ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, जहाँ पे फर्स्ट फीलिंग, सेंसेस, एक्सपीरियंस. रिस्पॉन्डिंग किस तरह से होगी? सेटिस्फेक्शन, एन्जॉयमेंट, कंट्रीब्यूशन. वैल्यू किस तरह से होंगी? शोइंग द प्रेफरेंस और रिस्पेक्ट. ऑर्गेनाइजेशन में एग्जामाइन, क्लैरिफाई एंड इंटीग्रेट. एंड कैरेक्टराइजेशन में जजमेंट की बात करी है.
5 लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन, जहाँ पे रिसीविंग विलिंगनेस टू लिसन, रिस्पॉन्डिंग में विलिंगनेस टू पार्टिसिपेंट, वैल्यूइंग टू विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व, organization willingness to be an advocate of an idea, and characterization willingness to change one's behavior or way of life. फिर है साइकोमोटर डोमेन, जो टेक्निकल स्किल्स की बात करी है, डूइंग, जिसको डूइंग डोमेन भी कहा जाता है, जिसने 5 डिफरेंट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन में इमिटेशन, जहाँ पे स्किल जिसको डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से हम सीखते हैं, मैनिपुलेशन, फिर है प्रिसाइशन, जहाँ पे एक्यूरेसी इज परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीज विथ द प्रैक्टिस, एंड आर्टिकुलेशन, जहाँ पे अचीविंग डिजायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस, एंड नेचुरलाइजेशन में जहाँ पे बोला गया एक्चुअल में इमिट कर करके एंड मैनिपुलेट हो करके एक्चुअल में हम वो सिचुएशन में हमारे बिहेवियर का वो एक्चुअल में पार्ट बन जाएगी। फिर है सोलो टॉक्सोनॉमी, जहाँ पे है प्री स्ट्रक्चर लेवल, फिर है यूनिट स्ट्रक्चर, फिर मल्टी लेवल, रैशनल लेवल, एंड एट द एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। प्री स्ट्रक्चर में आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सब्जेक्ट, बच्चे को वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। फिर यूनिट स्ट्रक्चर में आई हैव वन आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट, वहाँ पे अभी वो सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा है सीखना। मल्टी स्ट्रक्चर में आई हैव सेवरल आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट्स, उसके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। एक सब्जेक्ट्स में बहुत सारे यूनिट्स रहेंगे, तो वो पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड उसकी थिंकिंग अलग अलग होगी। रैशनल लेवल, आई कैन लिंक माई आइडियाज़ टुगेदर टू सी द बिग पिक्चर, अब वो अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देगा। एट दिस एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल में आई कैन लुक एट दिस आइडिया इन अ न्यू एंड डिफरेंट वे, अब वो खुद से ही सभी चीज़ों को बाइफरकेट करना सीख लेगा, लिंकेज में करना स्टार्ट कर लेगा कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक में कुछ बात है और दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे टॉपिक से बात है, लेकिन दोनों में कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन की हेल्प से वो कनेक्शन निकाल कर वो सीखना स्टार्ट कर देगा। लेवल ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी, जहाँ पे प्री स्ट्रक्चर लेवल में यूज़र इज़ कलेक्टिंग बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यूज़ द इररिलेवेंट डेटा, जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो लेगा और जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर देगा। यूनिट स्ट्रक्चर में लर्नर कैन लर्न सिंगल रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट, वो धीरे धीरे चीज़ें सीखना स्टार्ट करेगा। मल्टी स्ट्रक्चर में द लर्नर कैन अंडरस्टैंड सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। रिलेशनल लेवल में द लर्नर लर्न अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड इट कंट्रीब्यूट एज अ होल। एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में जहाँ पे मेक अ कनेक्शन नॉट जस्ट विथ द सब्जेक्ट बट द बियॉन्ड दैट, वहाँ सब्जेक्ट से बियॉन्ड जाके अपने एंड से कुछ अलग चीज़ों को एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। फिर है आइडिया मॉडल, जहाँ पे ए फॉर एनालिसिस, जहाँ पे नीड, रिक्वायर एंड टास्क की बात है। फिर है डिज़ाइन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिलीवरी फॉर्मेट एंड एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज। डेवलपमेंट की बात है, जहाँ पे क्रिएट, प्रोटोटाइप, डेवलप, कोर्स एंड मटेरियल, रिव्यू एंड पायलट सेशन। आई फॉर इम्प्लीमेंट, जहाँ पे ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टूल्स इन पेज एंड ऑब्जर्वेशन की बात हुई है। एंड ई फॉर इवेल्यूएट, जहाँ पे अवेयरनेस, नॉलेज, बिहेवियर एंड रिजल्ट। स्पेशली इसका फुल फॉर्म तो आप याद रख लीजिएगा, आइडिया मॉडल। फिर है गैगन्स कंडीशन ऑफ लर्निंग, जहाँ पे एजुकेशन, जहाँ पे उसने बोला था 1965 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द कंडीशंस ऑफ द लर्निंग। इन इट ही डिस्कस एनालाइज ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक टीचिंग मेथड। He called this in 5 condition of learning, all of which fall under the cognitive, affective, psychomotor domain। ठीक है, जहाँ पे उसने 9 स्टेप, 8 टाइप्स एंड 5 कंडीशंस की बात करी है। तो 5 कंडीशंस कौन सी है? फर्स्ट वर्बल इंफॉर्मेशन, फिर इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज एंड एटीट्यूड्स एंड मोटर स्किल्स की। जहाँ पे वर्बल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे कंडीशंस है प्री एक्सिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइज नॉलेज, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोसेसिंग द न्यू इंफॉर्मेशन। इंटेलेक्चुअल स्किल्स, जहाँ पे कंक्रीट एंड डिफाइंड कॉन्सेप्ट, जहाँ पे रूल्स की बात करी है। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी है। टास्क की बात करी है। एटीट्यूड, जहाँ पे एन इंटरनल स्टेज एंड मोटर स्किल्स, जहाँ पे पर्टिकुलर साइकोमोटर स्किल है, जहाँ पे स्किल्स एनहांसमेंट की बात करी है।
कैपेबिलिटीज़, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्किल्स में लर्निंग इज़ हाउ टू डू समथिंग, also known as procedural knowledge, include discriminating concrete concept and rule using and problem solving. कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में वो क्या करेगा, द प्रोसेस बाय विच द लर्नर कंट्रोल ऑन लर्निंग, रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग बिहेवियर. यहाँ पे बोला है कि लर्नर की कैपेबिलिटीज़ की बात करिए, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज में वो अपने एंड से किस तरह से चीज़ों को रिमेंबर करेगा, सीखेगा. वर्बल इंफॉर्मेशन में नोइंग दैट इज एग्जाम्पल लेबल्स एंड फैक्ट्स, आल्सो नोन एज अ डिक्लेरेटिव नॉलेज. एटीट्यूड में क्या है, internal state which affect an individual choice of action towards some object, person or event. motor skill में क्या होगा, refer to bodily movement involving muscular activity. motor skill में स्किल की बात करी गई है. Kagan's 9 level of learning, gaining attention first, gaining attention, information learner and object, stimulating recall and prior knowledge, presenting the stimulus, providing learning guidance, eliciting performance, providing feedback, assessing performance and enhancing retention and transfer. तो एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट, गेनिंग अटेंशन. लर्नर की बात है, पहले किस तरह से करेंगे, पहले तो स्टार्ट लेसन विद ड्रामेटिक वीडियो क्लिप्स रिलेवेंट टू योर टॉपिक एज अ क्वेश्चन दैट मेक अ स्टूडेंट थिंक. तो हम लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि एज अ टीचर हमें बच्चों का अटेंशन किस तरह से हम ले सकते हैं. तो इस तरह से अगर पीपीटी करवा रहे हैं तो कोई स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ड्रामेटिक वीडियो हम चलाएं कि जिसकी वजह से बच्चों को अट्रैक्शन हमारी तरफ रह जाए. फिर है टेल द लर्नर देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. तो फिर बच्चों को बोलेंगे टेल द स्टूडेंट व्हाट दे विल लर्न, शो द एग्जाम्पल, डेमोस्ट्रेट व्हाट दे वी एबल टू डू एंड एट एंड ऑफ द लेसन. फिर स्टिमुलेट प्रायर नॉलेज, आस्क रिकॉल क्वेश्चन अबाउट द प्रीवियस लर्निंग. ये एक लेक्चर में हो गया. फिर दूसरे दिन हम जो लास्ट लेक्चर में करवाया था उनके उससे रिलेटेड हम उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, जहाँ पे जिसकी वजह से उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा. फिर प्रेजेंट द लेसन, प्रेजेंट द मटेरियल, लेक्चर, वीडियो, रीडिंग, डेमोंस्ट्रेशन एक्सेट्रा. फिर उस दिन हम फिर से प्रेजेंट करेंगे लेसन को. फिर है प्रोवाइड लर्नर गाइडेंस. फिर अलाउ स्टूडेंट टू प्रैक्टिस व्हाट दे हैव बीन लर्न व्हाइल टीचर फैसिलिटेट ओवरसीज. फिर है elicit performance, give student as a task to independently to see if they have learned what was taught. फिर उनको पूछेंगे एक्चुअल में उन्होंने क्या सीखा हो. फिर provide feedback, let student to know how they did on the task, provide specific feedback. फिर है access performance, evaluate the students performance on the independent task, individually student को हम जज करेंगे. फिर enhance the retention and transfer, provide activities and strategies which will help the student apply the skills that they have learned to know situation. ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो स्टेजेस है ना, तो आपको एज इट इज याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हम देख लेते हैं. इसमें क्या है, ब्रेन स्टेज 9 स्टेजेस की वो स्ट्रेंथ क्या है, ब्रेन बेस्ड डिज़ाइन एंड स्टिमुलस लर्निंग के लिए हेल्प करता है. फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है. फॉर मैनी स्टूडेंट्स सक्सेस क्राइटेरिया इज क्लियर, एक्सीलेंट फॉर मेमोराइजेशन, साइकोमोटर स्किल एंड बेसिक टू माइंड लेवल कॉग्निटिव टास्क. एंड लिमिटेशंस क्या है, स्पेशली ये टीचर सेंट्रिक है, डज नॉट अलाउ टू पर्सनली डिफ्रेंशिएट फॉर आउटकम एंड कैन नॉट सपोर्ट कॉम्प्लेक्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड ओनली ओवरली स्ट्रक्चर अप्रोच है. ठीक है, हम इसमें किसी एक चीज़ को स्किप नहीं कर सकते. अगर स्किप कर देंगे तो हमें अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने सीखी. पार्ट 1 में बस इतना ही. पार्ट 2 में कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे, बर्नर स्पाइरल करिकुलम, मास्लो हायरार्की, हार्वर्ड गार्डनर्स मल्टीपल नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, एरिकन्स 8-stage साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉबलस एक्सपेरिमेंट, बर्नर डिस्कवरी, डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस एंड एडोलसेंट एंड एडल्ट के लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है. तो पार्ट 1 के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.